हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन हम लोगों को आज डिस्कस करना है और इस इंट्रोडक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड बोहर्स मॉडल, और उसके बाद हम मॉडल्स की ओर आगे बढ़ेंगे। अब आप कहेंगे सर ये सारी चीज़ें तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बहुत छोटे लेवल पर हम लोगों ने वहाँ डिस्कस करी थी। आज हम ब्रीफ लेवल पर डिस्कस करेंगे और बहुत सारे नए टर्म्स, बहुत सारे नए टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पर पता लगेंगे और उसके बाद हम लोग आगे मॉडल्स की ओर बढ़ेंगे और एटम की डिस्कवरी से लेते हुए आगे पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को डिस्कस करना है कि व्हाट इज एटम, ठीक है, और एटम क्या है और कहाँ से स्टार्ट हुआ एटम की डिस्कवरी का कंसेप्ट। तो जनरली जब एटम्स हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो एक हमारे महर्षि कर्नाड हुए थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हर चीज़ पंच तत्व से मिली है और वो पंच तत्व क्या है, उनमें से एक पंच तत्व एटम भी है। तो वो तो एक बहुत पुरानी बात है। उसके बाद जब प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में, तो पहले साइंटिस्ट जो हुए थे जिन्होंने एटम्स के लिए थ्योरी दी थी, वो फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, वो साइंटिस्ट थे हमारे पास जॉन्स डाल्टन, यानी डाल्टन साइंटिस्ट थे। इन शॉर्ट हम इनको डाल्टन्स कहते थे। और उन्होंने कहा था एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which is indivisible मीन्स उन्होंने कहा कि एटम किसी सब्सटेंस का वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है और वो इंडिविजिबल होता है। इंडिविजिबल का मतलब उसको फर्दर क्लासिफाइड या फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उससे छोटा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब हम लोगों ने आगे बढ़े, यानी हमने आगे फर्दर स्टडीज़ करी और एटम से रिलेटेड आगे दूसरे साइंटिस्ट ने काम किया, तो देखा गया कि एटम्स जो है फर्दर क्लासिफाइड है। और एटम कितने पार्ट्स में फर्दर क्लासिफाइड है, तो हमें पता है एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में क्लासिफाइड है। जब ये पता लगा कि एटम इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में क्लासिफाइड है, तो अब यानी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, और जो किस नाम से निकले थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से, तो उन सब एटॉमिक पार्टिकल की भी डिस्कवरी होना स्टार्ट हुई और उन पर भी अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने तरीके से काम करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन की स्टडी की गई, या हम कहें कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो उसके लिए कौन से साइंटिस्ट आए थे, तो उसके लिए साइंटिस्ट आए थे जे थॉमसन। तो जे थॉमसन एट फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पर काम करना स्टार्ट किया था। तो आप खुद देखिए कि जॉन डाल्टन तो ऐसे थे जो इंडिविजिबल और इनविजिबल, एटम इनविजिबल होता है, दिखता नहीं, एक सिंगल एटम नहीं दिखता, उस पर काम कर रहे थे। और आप खुद देखिए, अब जे थॉमसन थे, वो इतने ब्रिलियंट थे कि वो क्या कर रहे हैं, वो उस एटम के अंदर जो एटम दिख नहीं रहा है उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर करने के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट किया और कैसे किया, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे किया वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही है कि हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, तो ये श्रेय तो जे थॉमसन को ही जाता है। जब ये एटम पर काम कर रहे थे, तो एटम पर काम करते करते इन्हें पता लगा कि काफ़ी टाइम बाद इन्होंने क्या किया, जब दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि एटम डिविजिबल होता है, तो जब पता लगा डिविजिबल होता है, तो इन्होंने फर्दर स्टार्ट किया एटम पर काम करना। और उन्होंने देखा किस चीज़ की डिस्कवरी करना स्टार्ट किया, कि उसके सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम क्यों दिया, कैसे दिया, वो सारी बातें हम लोगों को डिस्कस करनी है। और ये प्रैक्टिकल कैसे यानी किया गया था, कैसे डिस्कवरी हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब इन्होंने डिस्कवरी की, तो एक्चुअल में उस समय ग्लास ट्यूब, ठीक है, ग्लास ट्यूब का कंसेप्ट बहुत चल रहा था, जिसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते थे। तो डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू बहुत सारे प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। तो इन्होंने भी एक ग्लास की ट्यूब ली, ठीक है, ग्लास की एक इस तरीके की ट्यूब ली जिसको क्या बोला गया, डिस्चार्ज ट्यूब। ग्लास की एक ट्यूब ली जिसको क्या बोला गया, डिस्चार्ज ट्यूब। ये ग्लास की एक ट्यूब थी जिसको डिस्चार्ज ट्यूब नाम दिया गया। अब ये जो ग्लास की एक ट्यूब थी, डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर दो टर्मिनल लगाए गए, प्लेट्स के 2 टर्मिनल लगाए गए, जिसमें से एक टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव, एक टर्मिनल को, ये बैटरी है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया, ठीक है। एक टर्मिनल को, जिस टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, उस टर्मिनल को बोला गया क्या, उस टर्मिनल को बोला गया कैथोड। उस टर्मिनल को बोला गया कैथोड। इसको कैथोड क्यों बोला गया, अभी बात डिस्कस करेंगे। नाम दिया गया कैथोड। और दूसरा टर्मिनल जो था, जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, उसको नाम दिया गया एनोड।
यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल था और ये था एनोड। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक पंप लगा हुआ था जिसको हम सक्शन पंप बोलते हैं। सक्शन पंप का मतलब था कि ये क्या है, एक पंप है जो जिसमें के थ्रू हम यहाँ से जो इसके अंदर गैसेस है उस गैसेस को बाहर निकाल सकते हैं और गैसेस को बाहर निकाल सकते हैं, किसी अदर गैस को यहाँ डाल सकते हैं। दूसरा, हम इस सक्शन पंप के थ्रू, इस सक्शन पंप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो इस सक्शन पंप के थ्रू हम अंदर वाली गैस का प्रेशर रिड्यूस भी कर सकते हैं और प्रेशर इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो एक सक्शन पंप कनेक्ट था यहाँ पर और इसको बैटरी से कुछ जोड़ दिया गया था और ये बैटरी में, यानी इस बैटरी में बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी, यानी जो पोटेंशियल रखा गया था वो हाई पोटेंशियल रखा गया था और लगभग 10,000 वोल्ट के आसपास का पोटेंशियल इस बैटरी को दिया गया था। और यहाँ पर जो गैसेस थी ऑलमोस्ट वैक्यूम सिचुएशन क्रिएट की गई थी, यानी यहाँ जो गैसेस का प्रेशर था वो था 0.001 mm Hg पर, मरकरी पर एक प्रेशर मेजर किया गया 0.01, यानी ये बहुत नेग्लिजिबल था। अगर मैं कहूँ तो ये 10⁻³ mm Hg प्रेशर था, जो कि ना के बराबर प्रेशर था अंदर का। और इसको प्रैक्टिकल को करना स्टार्ट किया गया। प्रैक्टिकल को कैसे स्टार्ट किया गया, जैसे ही यहाँ से प्रेशर बहुत कम कर दिया गया गैस का, नेग्लिजिबल मींस ऑलमोस्ट इनर्ट सिचुएशन क्रिएट की गई और यहाँ से क्या किया गया, यहाँ पर पोटेंशियल हाई प्रोवाइड किया गया। तो जैसे ही बैटरी ऑन करके पोटेंशियल हाई प्रोवाइड किया गया तो देखा गया कि यहाँ से कुछ रेज निकलना स्टार्ट हुई, अब ये जो रेज निकलना स्टार्ट हुई कैसे देखा गया, तो ये रेज इनविजिबल रेज थी जो हमें नहीं दिख रही थी। तो हमें कैसे पता लगा कि ये रेज थी या क्या थी, तो हुआ क्या कि इस एनोड के पीछे क्या हुआ, एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस की कोटिंग कर रखी थी। इस एनोड के पीछे एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस की कोटिंग करी हुई थी। अभी जो फ्लोरोसेंट का सब्सटेंस होता है, इसका नेचर होता है कि अगर इससे कोई चीज़ स्ट्राइक करती है तो ये क्या करता है, ये शाइन प्रोड्यूस करता है। तो ये फ्लोरोसेंट सब्सटेंस की यहाँ कोटिंग की गई थी और वो फ्लोरोसेंट सब्सटेंस क्या था, जिंक सल्फाइड, मीन्स जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई थी। और एक्चुअल में जो एनोड यूज़ हो रहा था, ये एनोड भी हल्का हल्का सा परफोरेटेड था, जो आप 11th में 9th में नहीं पढ़ते हो, ठीक है। 9th में आपने पढ़ा है लेकिन 9th में ये नहीं पढ़ा कि ये परफोरेटेड था। एक्चुअल में थोड़ा सा क्या था, परफोरेटेड था। और हुआ क्या कि जब ये रेज यहाँ से आ रही थी तो ये तो इनविजिबल थी, ये दिख नहीं रही थी, लेकिन जब ये रेज आगे बढ़ रही थी तो आगे बढ़ के जब ये होल से जा रही थी और ये जब पीछे ट्यूब पर यहाँ फ्लोरोसेंट पर टकरा रही थी तो यहाँ क्या हो रही थी, यहाँ शाइन क्रिएट हो रही थी, यहाँ चमक हो रही थी, यहाँ चमक पैदा हो रही थी, जिन्हें हम शाइन, और हम समझ रहे थे कि यहाँ से कोई सब्सटेंस ऐसा है या कोई मटेरियल ऐसा निकल रहा है जो यहाँ जाके टकरा रहा है। और क्योंकि वो शाइन बिल्कुल रेगुलर वे में निकल रही थी तो हमें पता लगा कि यहाँ से जो भी कुछ इमिट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो रेज की फॉर्म में हो रहा है, और ये रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन में कैसे चल रही हैं रेज, ये कैसे पता लगा, तो ये स्ट्रेट लाइन में रेज, क्योंकि हमने प्रेशर गैसेस का बहुत कम कर चुके थे, ना के बराबर प्रेशर था। तो अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड होते हैं, और पार्टिकल आपस में कोलाइड होंगे तो गैसेस स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेंगी। प्रेशर इतना कम था ना के बराबर कि पार्टिकल्स आपस में कोलाइड नहीं हो रहे थे और पार्टिकल्स सीधे के सीधे जाकर यहाँ टकरा रहे थे, और जब यहाँ टकरा रहे थे तो यहाँ फ्लोरोसेंट यानी एक चमक पैदा कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें समझ में आ रहा था कि कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। और क्योंकि ये रेज की फॉर्म में जा रहे थे, रेज की फॉर्म में क्योंकि गैसेस का प्रेशर कम था और सीधे रेगुलर टकरा रहे थे, तो हमें पता लगा कि रेज की फॉर्म में चल रहे हैं, और इन रेज को ही क्या बोला गया था, कैथोड रेज। अब इन रेज को कैथोड रेज क्यों बोला गया था, क्योंकि ये रेज कैथोड वाले टर्मिनल यानी नेगेटिव टर्मिनल से प्रोड्यूस हो रही थी, और इस टर्मिनल की वजह से इसको क्या बोला गया, कैथोड रेज बोला गया। अब ये जो कैथोड रेज थी, ये नेगेटिव टर्मिनल से, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी, और पॉजिटिव टर्मिनल पे जाके फ्लोरोसेंट दिखा रही थी। तो हमें ये समझ में आया क्योंकि कोई चीज़ पॉजिटिव टर्मिनल की ओर कब अट्रैक्ट होगी, जब वो खुद नेगेटिवली चार्ज होगी, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज हमने पढ़ा है, ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये नेगेटिव ये जो रेज थी, हमें ये समझ में आ गया कि ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है क्योंकि प्रेशर कम है, सीधी सीधी टकरा रही हैं। दूसरा, हमें ये भी समझ में आ गया कि ये जो रेज जिन पार्टिकल्स से मिलकर बनी हैं, ये रेज जिन पार्टिकल्स से मिलकर बनी हैं वो कैसे पार्टिकल्स हैं, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। वो कैसे पार्टिकल्स हैं, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तभी तो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आगे चलकर इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ही क्या बोला गया था, इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोला गया था, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। अब जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई तो ये जो रेज थी, इन रेज को क्या नाम दिया गया, तो इन रेज को नाम दिया गया था कैथोड
रेज। क्या नाम दिया गया था? कैथोड रेज। और इन कैथोड रेज के बेस पर बहुत सारी इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया गया था, या हम कहें कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया गया था, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए, आपने इसका डायग्राम देख लिया होगा। अब मैं वन बाय वन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं डस्टर ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इसको वन बाय वन स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो हम क्या करना स्टार्ट कर रहे हैं? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड। आप इसको साथ साथ मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर आप लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स और बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हम लोग देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट STRAIGHT स्ट्रेट लाइन, यानी ये सीधी लाइन में चलती हैं। कैसे पता लगा था? तो क्योंकि हमने प्रेशर बहुत कम किया हुआ था और प्रेशर कम होने की वजह से ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। तो ये दे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ रही थी, तो हमें क्या पता लगा था? दे आर नेगेटिवली चार्ज। ये जो रेज जा रही हैं इन पर चार्ज कैसा है? तो ये कैसी हैं? नेगेटिवली चार्ज रेज हैं। दे आर नेगेटिवली चार्ज। ये नेगेटिवली चार्ज थी। अब क्योंकि वो कैथोड से एनोड की ओर मूव कर रही थी, और जब भी कोई सब्सटेंस, कोई पार्टिकल्स मूव करता है तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो क्या है? थर्ड क्या था? दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, यानी वो काइनेटिक एनर्जी को भी अपने पास कंटेन कर रहे थे, ठीक है। और क्योंकि जो कैथोड रेज थी वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स, क्योंकि वहाँ पर जो हम कह रहे थे ना एनोड्स के बैक में जाकर वो क्या कर रहे थे? फ्लोरोसेंट क्रिएट कर रहे थे। तो बड़े माइन्यूट फ्लोरोसेंट, बहुत पतली पतली सी छोटी छोटी सी चमक पैदा हो रही थी। तो इससे हमें एक और हिंट मिल रहा था कि दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये जो कैथोड रेज होती हैं ये किससे मिलकर बनी होती हैं? बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो दे वर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। They were deflected in electric field towards the positive terminal। यानी हुआ क्या कि जो हमारा सेटअप था, हमारा जो ये परफोरेटेड ट्यूब वाला सेटअप था, जब यहाँ पर दो बहुत बड़ी बड़ी मेटल्स की प्लेट लगा दी गई और इन मेटल्स को हैवी पोटेंशियल वाली, एक पॉजिटिव मेटल थी और एक नेगेटिव, इनको हैवी पोटेंशियल वाली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई। तो जब ये रेज़ यहाँ से मूव कर रही थी तो देखा गया कि ये रेज़ क्या हो रही थी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये मूव कर रही थी तो ये रेज़ किधर की ओर मूव होने लगी? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो इसका मतलब पता लगा कि पॉजिटिव टर्मिनल की ओर कब मूव करेंगी? जब इनके पास खुद नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करने लगी, तो ये कंफर्म हो गया कि ये नेगेटिवली चार्ज हैं और एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज को कंटेन कर रही हैं। तो दे वर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर अप्लाई करी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होना भी स्टार्ट हो गई थी। और किस टर्मिनल की ओर गई थी? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दे ऑल्सो deflected in magnetic field। they also deflected in magnetic field। also deflected in magnetic field का मतलब फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाकर दो बड़ी बड़ी मैग्नेट्स लगाई गई, और मैग्नेट फील्ड में जब ये रेज पास हुई तो पता लगा कि ये मैग्नेट के टुवर्ड्स भी डिफ्लेक्ट हो रही हैं, यानी मैग्नेट के टुवर्ड्स भी अट्रैक्ट होती हैं। ये रेज मैग्नेटिक फील्ड में भी अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये पता लगी। आप इनको देख लीजिए, थोड़ा स्पेस कम है नीचे, होप शायद आपको ना दिखे तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। आप इन पांचों प्रॉपर्टीज़ को देख लीजिए। क्या था? फर्स्ट कंक्लूजन निकला कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, ये नेगेटिव
नेगेटिवली चार्ज होती है क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही थी, दूसरा क्योंकि ये मूव कर रही थी तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी थी, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी थी, और ये पार्टिकल्स जो ये रेज थी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव टर्मिनल की ओर डिफ्लेक्ट भी हुई, प्रैक्टिकली देखा गया, और मैग्नेटिक फील्ड में भी ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होकर मूव कर रही थी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी कैथोड रेज की। कुछ और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, राइट द 2 और 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, तो आप इनमें से जो अच्छी लगे वो आप लिख सकते हो, मैं सारी कवर करा रहा हूँ। इसके बाद जब बारी आती है कि क्या दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब ये क्या करती हैं, जब ये स्ट्राइक करती हैं किसी हैवी मेटल सरफेस पर तो क्या करती हैं, ये शाइन, चमक पैदा करती हैं, जिसको क्या बोला गया, फ्लोरोसेंस। अभी बताया था कि फ्लोरोसेंस के लिए हमने क्या किया था, एनोड के बैक साइड में जिंक सल्फाइड की एक कोटिंग की थी, फ्लोरोसेंट कोटिंग की थी, ठीक है। तो दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंट, ठीक है। आगे क्या था, दे ऑल्सो प्रोड्यूस, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दे ऑल्सो प्रोड्यूस एक्स-रेज। तो ये तो कंसेप्ट बहुत बाहर का हो जाएगा। अभी आप ये समझिए कि जब ये किसी हैवी मेटल सरफेस से टकराती हैं, जब कैथोड रेज किसी हैवी मेटल सरफेस से टकराती हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, एक्स-रेज। वो जो एक्स-रेज का कंसेप्ट होता है ना, जो आपने कहीं फ्रैक्चर हो गया या बोन में फ्रैक्चर हो गया, कुछ फ्रैक्चर हो गया तो हम एक्सरे कराते हैं, तो हमें लिटा दिया जाता है, और लिटाने के बाद क्या होता है कि एक मेटल की प्लेट होती है, और मेटल की प्लेट ऊपर हमें जहाँ लगा दिया जाता है, नीचे और ऊपर मेटल की प्लेट होती है, और उस पर एपरेटस के थ्रू क्या किया जाता है, यही रेज डाली जाती है, कैथोड रेज पड़ती हैं। और कैथोड रेज क्या करती हैं, जैसे ही मेटल हैवी मेटल पर पड़ती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक्सरेज में, और वो एक्सरेज जब हमारी बॉडी में आती है तो हमारी बॉडी का पिक्चर लेकर चली जाती है। तो इस तरीके से ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी होती हैं, कैथोड रेज की होती हैं। जब प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं तो इसके बाद और क्या आता है यहाँ पर, तो जब हम प्रैक्टिकल में देख रहे थे तो हमने देखा था कि जो ट्यूब है, ये जो हमारे पास ट्यूब है, इसके अंदर एक एनोड है, एक कैथोड है जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और एक ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। वैक्यूम सिचुएशन यहाँ क्रिएट की हुई है, ऑलमोस्ट बहुत कम प्रेशर डेवलप किया हुआ है। तो जब देखा गया कि हुआ क्या कि अब ये कैथोड रेज नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही थी, तो देखा गया कि क्या ये जो गैसेज हैं या ये जो रेज हैं, क्या जो इसके अंदर गैस अभी भी अवेलेबल है, जो बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम प्रेशर पर अवेलेबल है, क्या अगर गैस चेंज करी जाए तो इन कैथोड रेज का नेचर चेंज होगा। तो देखा गया प्रैक्टिकली यहाँ पर जो गैस भरी हुई थी वो गैस चेंज करके देखी, 2 या 3 बार गैसेस चेंज करी। तो जब दोनों या तीनों बार गैसेस चेंज करी तो गैसेस चेंज करने से कैथोड रेज की प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आया। फिर देखा गया जब गैस पर डिपेंड नहीं कर रही है, गैस की प्रॉपर्टीज़ पर ये रेज डिपेंड नहीं कर रही हैं, तो फिर क्या किया, फिर ये इलेक्ट्रोड्स जो लगे हुए थे, मेटल के इलेक्ट्रोड्स, ये मेटल के इलेक्ट्रोड्स का नेचर चेंज किया। यानी सपोज करो ये पहले आयरन के थे तो फिर ये कॉपर के करके देखे, फिर गोल्ड के करके देखे, इस तरीके से चेंज करके देखा कि क्या इलेक्ट्रोड चेंज करने से इन निकलने वाली रेज की प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज आएगा। तो तब देखा गया कि इन निकलने वाली रेज में कोई चेंज नहीं आया, मीन्स दे डू नॉट। यानी अगली प्रॉपर्टी हमें क्या मिली, दे डू नॉट, यानी दे डू नॉट का मतलब कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ किसके, इलेक्ट्रोड्स। मीन्स एक कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम इस कंटेनर में गैस चेंज करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हम इस कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोड चेंज करें तो भी कोई भी चेंज नहीं होने वाला। तो इस बेस पर एक और बहुत अच्छा कंक्लूजन निकल कर आया। तो इस बेस पर जो कंक्लूजन निकल कर आया वो क्या था, वो मैं यहाँ लिखता हूँ, वो था कैथोड रेज, या हम कहेंगे पार्टिकल्स ये जो कैथोड रेज जिन पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल। पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल, मीन्स कैथोड रेज के पार्टिकल्स एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है जो हर कंडीशन में डेवलप होंगे और फिक्स होंगे, वही पार्टिकल्स डेवलप होंगे, कोई दूसरे पार्टिकल्स डेवलप नहीं होंगे। चाहे आप गैस चेंज कर लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रोड चेंज कर लीजिए, पार्टिकल्स वही रहने हैं। और उन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स।
उन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल डिस्कवरी हो गई। उन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। किस बेस पर, कि इलेक्ट्रॉन्स ना तो गैसेस जहाँ से मूव कर रहे हैं, अगर हम गैस चेंज कर दे तो भी उनका नेचर चेंज नहीं हो रहा था, और ना ही वो अगर हम इलेक्ट्रोड जहाँ से वो डेवलप हो रहे हैं, जिससे वो निकल रहे हैं, जिसकी ओर जा रहे हैं, अगर उन्हें चेंज कर दिया जाए, उनके नेचर को चेंज कर दिया जाए, तो भी उनकी प्रॉपर्टी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो जिससे ये कंक्लूजन निकला कि कैथोड रेज एक फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनी है, कुछ फिक्स पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो जो हर कंडीशन में डेवलप होंगे ही होंगे। और वो पार्टिकल्स अभी हमने देखा था कि नेगेटिवली चार्ज थे, उन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को फाइनलाइज करके क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई थी, आप इसको देख लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद आता है कि जो जे थॉमसन थे वो बहुत अच्छे और ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंसेप्ट और देखा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स तो देख लिए, अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज पर काम करना स्टार्ट किया, चार्ज पर, मास पर, इस तरीके से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चार्ज टू मास रेशो, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज टू मास रेशो निकाला। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज को हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मास को M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशो देखा तो वो कितना आया, वो हर कंडीशन में 1.77 × 10⁻11 आया, ये आया। ठीक है, 7775 के आसपास आया था। ठीक है, तो ये चार्ज टू मास रेशो ऑलमोस्ट इतना आया। जब ये चार्ज टू मास रेशो इतना आया, तब कब, किस केस में, जब पहले कोई गैस थी और इलेक्ट्रोड्स थे, फिर उन्होंने गैस चेंज करी, इलेक्ट्रोड चेंज करे, तो चार्ज टू मास रेशो फिर भी यही आया। तो इसका मतलब क्या है, तब ये फाइनल हो गया कि वो एक फंडामेंटल पार्टिकल्स ही है, और उसी फंडामेंटल पार्टिकल को क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसी फंडामेंटल पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन बोला था। अब बारी आती है कि चार्ज, क्या इन्होंने ही चार्ज को फाइंड किया था? तो यहाँ से देखिए नया क्वेश्चन क्या है कि इन्होंने चार्ज को फाइंड नहीं किया था। हमारे एक और साइंटिस्ट हुए थे जिसका नाम था मिलिकन, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, जिस एक्सपेरिमेंट को बोला गया मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इन्होंने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और इस मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू चार्ज को मेज़र करा, और तब इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 C, और ये C क्या था, कूलॉम। ये क्या था, कूलॉम। ठीक है, ये एक कूलॉम क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है। तो चार्ज इन्होंने निकाला था, और फिर जब फर्दर मास की बात करी गई तो मास देखा गया इलेक्ट्रॉन पर होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो ये मास आया। आप खुद देखिए कि 9.1 × 10⁻31 का मतलब है कि -31 का मतलब है 0 से पीछे 31 पीछे 0 जा रही हैं। तो इसका मतलब ये इतना छोटा मास था, इतना कम मास था कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू टोटल एटम के। तो इस तरीके से कंप्लीट जानकारी हमारे पास निकल कर आई। ये अगर पूरे डाटा की बात करें तो ये आता है 1.602 लेते हैं वैसे तो आप, हाँ, और कैलकुलेशन में तो हम 1.6 ही यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और आपको देखिए नई नई बातें पता लगी। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो था, मिलिकन साइंटिस्ट ने क्या किया, चार्ज निकाला, चार्ज टू मास रेशो जो E/m प्रैक्टिकल किया गया, उसकी वैल्यू इतनी आई, और इसी बेस पे कहा गया कि वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, और वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज है, उन्हीं को इलेक्ट्रॉन्स बोला। कैथोड रेज आपने 9th में नहीं पढ़ी थी, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो कैथोड रेज, और एक प्रॉपर्टी और मुझे याद आ गई कैथोड रेज की, कि कैथोड रेज शोज मैकेनिकल एफर्ट। मैकेनिकल एफर्ट का मतलब कि कैथोड रेज पार्टिकल से मिलकर बनी है। इस बात का कैसे प्रूव हुआ, तो जब कैथोड रेज जहाँ से निकल रही थी, वहाँ पर बीच में एक ओपेक सब्सटेंस रख दिया गया। ओपेक सब्सटेंस का मतलब अपारदर्शी, जिससे आर पार ना हो सके। तो जब ये कैथोड रेज इस पर पड़ रही थी तो क्या हो रहा था, तो यहाँ पर एक शैडो बन रही थी, और इस शैडो से प्रूव हुआ कि निकलने वाली जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, रेज की फॉर्म में। तो इस तरीके से रेज का भी पता लगा था। ठीक है, और रेज का पता लगाने के बाद ये देखा गया कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है या नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी को पता करने के लिए इनके पाथ पर क्या कर दिया गया था, छोटे छोटे व्हील्स लगा दिए गए थे।
व्हील्स, पहिए, छोटे छोटे व्हील्स लगा दिए गए थे। जब इनके पाथ पर छोटे छोटे व्हील्स लगा दिए थे तो जैसे ही ये रेस पड़ रही थी व्हील्स रोटेट होना स्टार्ट हो गए थे। तो उससे क्या पता लगा, दे शोज मैकेनिकल एफर्ट, यानी इनके पास बहुत सारी एनर्जी है जो मैकेनिकल एफर्ट में यूज़ की जा सकती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ और ये सारे कंक्लूजन थे किसके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। आप इसको देख लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। चलिए देख लीजिए आप इसको। तो चलिए, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, कैथोड रेज कैसे डेवलप हुई, कैथोड रेज को कैथोड रेज क्यों बोला गया और कैथोड रेज किस तरीके के पार्टिकल्स से मिलकर बनी थी और उन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहा गया, किन कंडीशंस में उन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स कहा गया और वो पार्टिकल्स किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहे थे। तो सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जब हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर द प्रोटॉन, प्रोटॉन्स को डिस्कवर किसने किया था। तो आप छोटी क्लासेस में एक कंसेप्ट सीखते हो, कई बच्चों ने सीखा भी होगा और वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। वो देख लेते क्या है कि आपको टीचर्स या आपको इधर उधर से पता लगता है कि किस तरीके से याद करना है, तो आपको एक शॉर्टकट याद होता है, कराते हैं ईट पर नाच। अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो जनरली कराते हैं, कुछ बच्चों को होगा। तो E4 बताते हैं क्या, E4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, E4 इलेक्ट्रॉन्स होता है और T4 होता है J.J. थॉमसन। T4 थॉमसन और थॉमसन के आगे तो हम J.J. लगा ही देंगे, तो क्या होगा J.J. थॉमसन। तो हमें पता लग गया इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, J.J. थॉमसन ने। P4 होता है प्रोटॉन्स, P4 होता है प्रोटॉन्स और Ra4 हम लोग लेते हैं रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड ने। उसी तरीके से Na4 होता है न्यूट्रॉन्स, Na4 होता है न्यूट्रॉन्स और Cha4 होता है चैडविक, Cha4 होता है चैडविक और चैडविक का पूरा नाम था जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं किसने, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, हु डिस्कवर द प्रोटॉन, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, तो यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि जब प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे तो प्रोटॉन्स पर काम करना किसने शुरू किया था, रदरफोर्ड ने। लेकिन एक्सपेरिमेंटली फाइनलाइज हम कहें कि जो रिटर्न में फाइनल एक्सपेरिमेंट किसका माना गया, तो वो माना गया ई गोल्डस्टीन का। यानी बहुत सारे एग्जाम में और सारे एग्जाम में आप नेट पर भी सर्च करोगे तो क्या निकल कर आता है, ई गोल्डस्टीन। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर प्रोटॉन्स को रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया या ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया। बच्चों काम कंबाइंड वे में हो रहा था। एक चीज़ को डिस्कवर करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आपस में काम करते हैं, तो रदरफोर्ड भी उस पर काम कर रहे थे। लेकिन एट लास्ट फाइनलाइज रिटर्न में कहें या फिर हम कहें कि डॉक्यूमेंटेशन में फाइनलाइज किसका नाम हुआ, ई गोल्डस्टीन का। और ई गोल्डस्टीन को नोबेल अवार्ड भी मिला था इसके डिस्कवर के लिए, प्रोटॉन के लिए। तो यहाँ पर ई गोल्डस्टीन मैक्सिमम बुक्स में और आप नेट पर भी देखते हैं तो ई गोल्डस्टीन आता है, रदरफोर्ड नहीं आता है। लेकिन छोटी क्लासेस में टीचर्स रदरफोर्ड पढ़ाते हैं, उसका रीज़न था रदरफोर्ड इन्वॉल्व भी होते हैं। तो चलिए इतना आपको पता लग गया होगा, ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर द प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन करी थी ई गोल्डस्टीन ने। तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे थी, तो मैंने अभी लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया कि उस समय डिस्चार्ज ट्यूब का कंसेप्ट, उस पर प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो यह इन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से ही क्या किया, प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था। तो इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया था कि इन्होंने प्रोटॉन्स डिस्कवर किए। तो इन्होंने फिर दोबारा वही 2 टर्मिनल्स लिए। अब देखिए, टर्मिनल लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनके प्रैक्टिकल में स्पेशल क्या था, पहले से चेंज क्या था। तो 2 कंडीशंस यहाँ पर चेंज थी। पहली, जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, यहाँ पर जो डिस्चार्ज ट्यूब थी वो 2 कंडीशन में उसमें चेंज था। फर्स्ट, गैसियस प्रेशर। पहला क्या था, गैसियस प्रेशर। पहले क्या था, प्रेशर 0.001 mmHg था, ठीक है। ये प्रेशर बहुत कम था, या फिर मैं कहूँ कि ये प्रेशर ना के बराबर था, 10⁻³ mmHg था, mmHg था पहले। कब, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के टाइम इतना प्रेशर लिया गया था। लेकिन इस बार गैसियस प्रेशर जो लिया गया था वो क्या लिया गया था, 10⁻⁻⁻1 mmHg। मीन्स ये टेम्परेचर, ये प्रेशर बढ़ा दिया गया था। इस बार प्रेशर चेंज किया गया था। दूसरी बात,
प्रेशर चेंज होते ही, यानी पहले प्रेशर बहुत कम था, इस बार प्रेशर बढ़ा दिया गया था, तो गैसेस के नेचर में थोड़ा सा चेंज आएगा ही आएगा। दूसरी बात, यहाँ पर प्रेशर के अलावा जो किया गया था तो वो था परफोरेटेड कैथोड। यहाँ पर क्या लिया गया था? परफोरेटेड कैथोड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने और परफोरेटेड एनोड लिया था, लेकिन इस बार हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल में क्या लिया गया था? परफोरेटेड एनोड लिया गया था। परफोरेटेड का मतलब छिद्रित, जिसके अंदर छोटे छोटे छेद हों। चलिए मैं इसका यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब थी उस समय, ठीक है, जो जिस पर गोल्डस्टीन काम कर रहे थे, और ये 2 टर्मिनल्स थे, और इन 2 टर्मिनल्स में ये कैसा था? परफोरेटेड टर्मिनल्स था, यानी जिसमें क्या था? छेद थे, और इसको बैटरी से जोड़ दिया गया था, यानी हाई पोटेंशियल बैटरी से इसमें पोटेंशियल प्रोवाइड कराई गई थी। सक्शन पंप के थ्रू एक प्रेशर मेंटेन किया गया था, ठीक है, और वो प्रेशर कितना था? तो जो अभी अभी मैंने बताया कि 10⁻⁻⁻⁻⁻, पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा, ठीक है, और हाई वोल्टेज पास कराया गया था। तो इस बार जब हाई वोल्टेज पास कराया गया तो क्या देखा गया? यहाँ पर देखा गया, यहाँ पर कुछ रिवर्स देखा जा रहा था। यहाँ पर क्या देखा जा रहा था कि अब ये था हमारा कौन सा? कैथोड था हमारा नेगेटिव टर्मिनल, और एनोड था हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस बार देखा क्या कि जैसे ही यहाँ पर हाई वोल्टेज पास कराई गई तो कुछ रेज यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल की ओर भी मूव कर रही हैं। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर मूव कर रही हैं, तो ये कैसे मूव कर रही हैं? तो ये मूव कैसे कर रही हैं कि एक्चुअल में देखिए कंसेप्ट क्या था कि यहाँ पर गैसेस थी, यहाँ पर गैसेस के पार्टिकल्स हैं। अब गैसेस के पार्टिकल्स हैं तो गैसेस के पार्टिकल्स भी तो एक एटम से मिलकर बने हैं, उनके पास भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही इन पर पोटेंशियल अप्लाइड हुआ, इनको एनर्जी मिली, और इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया? ये बाहर आ गए, ये तुरंत कूद कर बाहर आ गए इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो हमारा ये एटम कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं तो एटम न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन चला गया तो कौन ज़्यादा हो गया? प्रोटॉन्स। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए, और ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, यानी इनके इलेक्ट्रॉन तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले तो वो नेगेटिव टर्मिनल वाले थे, इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो तो इधर की ओर मूव करने लगे। इनके जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते गए वैसे वो इधर को मूव करने लगे, क्योंकि जैसे ही इन पर पोटेंशियल अप्लाई हुआ, पोटेंशियल अप्लाई होते ही इनको चार्ज मिलने लगा, गैसेस पार्टिकल्स को चार्ज मिलने लगा। चार्ज मिलते ही इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गए, और एक्साइट होते ही इलेक्ट्रॉन किधर? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करने लगे, पिछली बार की तरह। पिछली बार भी यही हो रहा था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करने लगे तो ये क्या बचा? ये न्यूक्लियस बचा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज वाला बन गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो चार्ज वाले पार्टिकल्स थे ये इधर नेगेटिव की ओर मूव करने लगे, और जब ये पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल नेगेटिव की ओर मूव करने लगे तो हुआ क्या? यहाँ तो प्लेट लगी हुई थी, तो प्लेट को क्या कर दिया गया था? परफोरेटेड। तो जैसे ही ये प्लेट यहाँ से, ये पार्टिकल्स इस प्लेट में से निकल कर इधर जा रहे थे, तो क्या यहाँ पर फिर फ्लोरोसेंट लगा रखा था, फिर एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई हुई थी। जैसे ये यहाँ टकरा रहे थे तुरंत यहाँ पर भी एक चमक पैदा हो रही थी, और जिसके थ्रू हमें पता लग रहा था कि कुछ पार्टिकल्स पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर भी मूव कर रहे हैं, और वो भी स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहे हैं। और उन निकलने वाली स्ट्रेट लाइंस को क्या बोला गया? तो उन निकलने वाली स्ट्रेट लाइंस को बोला गया, क्योंकि वो एनोड से निकल रही थी और इस टर्मिनल को हम एनोड बोलते हैं, तो क्या बोला गया? एनोड रेज बोला गया, क्योंकि ये एनोड रेज इन छोटे छोटे होल्स से निकल रही थी, और होल्स को हम जनरली कैनाल भी बोलते हैं, तो इसीलिए इन एनोड रेज को एक और नाम दिया गया, और वो नाम था कैनाल रेज। तो देखिए नया नाम निकल कर आया, कैनाल रेज। तो एनोड रेज और कैनाल रेज। अब बारी आती है इनकी प्रॉपर्टीज़ की। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जैसी कैथोड रेज की थी वही थी। क्या वही प्रॉपर्टीज़ की? पहली हमने कैथोड रेज में दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो जैसे वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, इसी तरीके से ये भी स्ट्रेट लाइन में, ये वाली रेज भी, कैनाल रेज या एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने के बाद हम लोगों ने देखा था कि दे हैव ऑलरेडी चार्ज, दे हैव चार्ज पार्टिकल्स, दे हैव कैसे चार्ज? क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे थे, और पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जब जाएंगे तो इसका मतलब इसके पार्टिकल्स कैसे हैं? उन पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तभी तो वो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो दे हैव पॉजिटिवली
चार्ज पार्टिकल्स। तो इन रेस के में कैसे थी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे इनके पास, क्योंकि जब वो इधर से इधर मूव कर रहे थे तो मूव करते समय उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी थी। तो क्या होगा, दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यानी उनका क्या कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी को भी पजेस कर रहे थे। इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी ये क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्ट हो रहे थे। मैकेनिकल इफेक्ट भी दिखा रहे थे। मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ कैथोड रेज वाली भी ये शो कर रहे थे। लेकिन अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ कैथोड रेज की शो कर रहे थे तो एनोड क्यों बोला गया। अब देखो, कैथोड रेज से निकलने वाली जो कैथोड रेज जिन पार्टिकल से मिलकर बने थे उन पार्टिकल्स को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि वो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब हर कंडीशन में, गैस चेंज करी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसी तरीके के पार्टिकल्स रहे, वही नेचर रहा। गैस चेंज करने के बाद इलेक्ट्रोड्स चेंज करे तो भी वही पार्टिकल, वही नेचर रहा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ का थोड़ा सा समझिए आप, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। यहाँ का समझिए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर आकर चेंज हो गया। यहाँ पर कंसेप्ट आकर चेंज क्या हुआ, तो वो देखते हैं। जब यहाँ की बात हुई तो यहाँ पर देखा गया कि जो पार्टिकल्स थे, जब गैस चेंज करी गई तो गैस चेंज करते ही पहली बात, जब ये एनोड पर टकरा रहे थे, जब ये पार्टिकल्स एनोड रेस जिनको हम बोल रहे हैं, जब ये कैथोड पर टकरा रही थी, एनोड रेस जब ट्रैवल करके कहाँ पहुँच रही थी, कैथोड रेस पर। तो कैथोड रेस पर पहुँचने पर ये कैसे, कलर्ड रेज, ये कलर्ड रेज की फॉर्म में दिखाई दे रही थी, कलर्ड रेज की फॉर्म में दिखाई दे रही थी। जैसे ही हमने गैस चेंज करी, गैसेस का कलर चेंज हो गया, यानी उन रेज का, उन पार्टिकल्स का जो पहले वो कलर, जो कलर पहले दिखा रही थी, अब की गैस चेंज करने पर कलर दूसरा आना स्टार्ट हो गया। जब गैस चेंज करी तो कलर दूसरा आना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आया इसका मतलब। उसके बाद फिर टर्मिनल्स चेंज करके देखे, तो टर्मिनल्स चेंज करे तो फिर प्रॉपर्टीज़ में चेंज आया, गैसेस के कलर में चेंज आया। तो इसका मतलब क्या था कि ये जो एनोड रेज या कैथोड रेज थे, एनोड रेज या कैथोड रेज थे, ये क्या थे, ये मटेरियल के बदलने के साथ, दे डिपेंड्स, हम कह सकते हैं कि दे डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द गैस। यानी ये जो पार्टिकल्स थे, ये जो एनोड रेज जिन पार्टिकल से मिलकर बनी थी, ये क्या थी, दे डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द गैस। ये गैस, जो गैस भरी हुई है उसके नेचर पर डिपेंड कर रहे थे। एंड ऑल्सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ऑल्सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड्स पर, इलेक्ट्रोड के नेचर पर भी डिपेंड कर रहे थे। अब जब ये गैस पर भी डिपेंड कर रहे थे, नेचर पर भी डिपेंड कर रहे थे, तो अब फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है इसका मतलब, क्योंकि जब गैस चेंज कर रहे हैं तो पार्टिकल का नेचर भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब पार्टिकल का नेचर कब चेंज हो रहा है, तो पार्टिकल्स भी चेंज हो रहे हैं। इलेक्ट्रोड चेंज कर रहे हैं तो नेचर चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल हर बार चेंज हो रहे हैं। तो जब वो पार्टिकल चेंज हो रहे हैं तो पिछले केस में वो फंडामेंटल पार्टिकल्स से, हर कंडीशन में पार्टिकल्स सेम थे, इसलिए उन्हें क्या बोला गया था, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पर अब इनको प्रोटॉन्स नहीं बोला जाएगा, भले ही इन पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इनको प्रोटॉन्स नहीं बोला जाएगा। तो ये हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड ड्यू टू गैसियस आयंस। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, वो तो हमें फिक्स है कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, लेकिन वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम प्रोटॉन्स नहीं बोल सकते। क्यों, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। वहाँ पर हर कंडीशन में पार्टिकल्स सेम थे, फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, और उन सेम पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन बोला था। लेकिन यहाँ हर कंडीशन में पार्टिकल डिफरेंट हो रहे हैं। जैसे जैसे गैस का नेचर चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे पार्टिकल का नेचर चेंज होता जा रहा है, मीन्स पार्टिकल बदलते जा रहे हैं। और जब पार्टिकल बदलते जा रहे हैं तो पार्टिकल का अमाउंट, पार्टिकल का वेट, पार्टिकल का साइज, सब कुछ चेंज होता जा रहा है। तो वो प्रोटॉन तो नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन का तो फिक्स साइज, फिक्स शेप, फिक्स मास, सब कुछ फिक्स होगा, तो प्रोटॉन्स नहीं होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डेवलप ड्यू टू गैसियस आयंस, नॉट अ प्रोटॉन। वो प्रोटॉन नहीं है, वो क्या है, गैसियस आयंस है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। छोटी क्लासेस में सीधा बता देते हैं कि जो कैनाल रेज होती हैं, एनाल रेज होती हैं, वो जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोटॉन्स होते हैं। वो प्रोटॉन्स नहीं होते हैं, वो गैसियस आयंस होते हैं, क्योंकि हर केस में प्रोटॉन्स चेंज हो रहे हैं, गैसियस आयंस चेंज हो रहे हैं तो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, प्रोटॉन तो प्रोटॉन ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन का फिक्स मास और फिक्स चार्ज होता है, अभी आगे पढ़ेंगे। तो किस केस में, अब आया कि नहीं सर हमने तो पढ़ा है, तो किस केस में पढ़ा है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। किस केस में पढ़ा है कि वे जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस ले लें, हाइड्रोजन गैस,
हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस अगर हम ले लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस में क्या होगा कि जब यहाँ पर देखो, जब इसके ऊपर चार्ज और मास रेशियो, जैसे वहाँ पर चार्ज और मास का रेशियो निकाला था ना, चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाला था, यानी E/m निकाला था, और वहाँ पर 1.77 यानी मैंने कहा था कि अप्रॉक्स 1.75 वैल्यू होती है, इंटू 10⁻11 होती है। चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन के केस में ये आया था। लेकिन जैसे ही हम गैस चेंज कर रहे थे, तो हर बार ये जो चार्ज टू मास रेशियो था ये हर बार चेंज आ रहा था, ये हर केस में चेंज आ रहा था, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोटॉन्स हैं। अब जब हमने चार्ज टू मास रेशियो हाइड्रोजन के केस में देखा, तो चार्ज टू मास रेशियो हाइड्रोजन के केस में आया हाईएस्ट, और ये वैल्यू हाईएस्ट तब आएगी जब हमारे पास गैस क्या होगी, लाइटेस्ट। जब गैस लाइटेस्ट होती है तो ये वैल्यू हाईएस्ट आती है, और लाइटेस्ट गैस कौन सी ली हमने, हाइड्रोजन गैस। तो जब हमने हाइड्रोजन ली तो देखो हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन का अगर ये एटम है तो बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम होंगे, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियस, और यहाँ केवल हाइड्रोजन में हमें पता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप किया गया होगा, पोटेंशियल इसको मिला होगा, ये चार्ज हुए होंगे और इलेक्ट्रॉन तुरंत फटक से कूद के बाहर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फटक से कूद के बाहर, ये अकेला क्या रह गया, एक इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, केवल और केवल क्या रह गया इस पर, प्रोटॉन। और प्रोटॉन का मतलब ये पॉजिटिव हो गया, मतलब ये कैसे रह गया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या है, जब इस पर और कुछ रहा ही नहीं है तो ये कैसा बन गया, और तो इस पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा रह गया, केवल ये पॉजिटिवली चार्ज रह गया। और इस पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोल सकते हैं हम, प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पर अब इसका नेचर सिमिलर जाएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था वो चला गया। और किसी भी सब्सटेंस के न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और यहाँ केवल न्यूक्लियस तो बचा, शेल तो खत्म हो गई, क्योंकि शेल में जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो चले गए, तो यहाँ केवल क्या बचा, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस को क्या बोल सकते हैं हम, प्रोटॉन। तो हम कह सकते हैं कि anode rays or canal rays are made up of protons in case of hydrogen gas, only in case of hydrogen gas. When we take hydrogen gas in the discharge tube, we can say that the particles which are made up of, by which anode rays is made up of, that are known as protons। यानी गैसियस केसेस में, अलग अलग गैसेस में अगर हम कहें तो वो एनोड रेस किससे मिलकर बनी है, गैसियस आयंस से, हम ये कहेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ इस केस में हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, और जब हमने हाइड्रोजन गैस ली तो चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा आया, और चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा आया जब कब ली, जब लाइटेस्ट गैस ली। और लाइटेस्ट गैस के केस में देखा कि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो केवल न्यूक्लियस बचता है, और किसी सब्सटेंस के न्यूक्लियस को ही प्रोटॉन्स बोला जा सकता है। तो हाइड्रोजन के केस में हम कह सकते हैं कि एनोड रेज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन दूसरी गैसेस के केसेस में हम ये नहीं कह सकते कि एनोड रेज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, तब हम क्या कहेंगे, एनोड रेज मेड अप ऑफ गैसियस आयोन्स। और हाइड्रोजन गैस के केस में कहेंगे कि एनोड रेज मेड अप ऑफ क्या, प्रोटॉन्स। तो ये डिफरेंस होता है। छोटी क्लासेस में आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है एनोड रेज प्रोटॉन से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि गैसियस हाइड्रोजन के केस में ही होती हैं, दूसरे केसेस में नहीं होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको यहाँ से कवर करना है। आप लोगों को एक, आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। जब ये बात क्लियर हो गई तो मैं आपको एक दो बातें और बता देता हूँ, और उसके बाद बाइंड अप करते हैं, ठीक है। उसके बाद बाइंड अप करेंगे, तो बाइंड अप के लिए हमें क्या कहेंगे, जब इसका चार्ज निकाला गया, जब प्रोटॉन्स पर देखा गया कि चार्ज कितना होता है, तो प्रोटॉन्स की हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। किसके बारे में, तो प्रोटॉन्स की बात करेंगे। पहले हम चार्ज के, प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है, चलो यहाँ लिख देता हूँ कि चार्ज क्या होता है, और यहाँ लिख देता हूँ प्रोटॉन्स का मास क्या होता है। तो जब हम प्रोटॉन के चार्ज की बात करते हैं तो प्रोटॉन का चार्ज आता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जिसको अप्रॉक्स में, चलो मैं यही बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम अप्रॉक्स में फाइनलाइज क्या लिख देते हैं, 1 कूलम, -1 कूलम। और इसी तरीके से जो प्रोटॉन्स का चार्ज आता है वो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आता है, जिसको हम क्या मानते हैं, 1 पॉजिटिव। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रोटॉन का चार्ज इतना पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना नेगेटिव में। फिलहाल इलेक्ट्रॉन को अभी हम हटा देते हैं। अब बारी आती है यहाँ पर मास की। तो जब हम मास निकालते हैं तो ये आता है 1.625 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और वहीं पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास था 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम।
तो इतना चेंज था। आप देखिए इलेक्ट्रॉन का मास इतना था और प्रोटॉन्स का मास ऑलमोस्ट इतना होता है। तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटॉन इज़ वेरी वेरी हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाउ मच टाइम्स हैवियर ऑफ प्रोटॉन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोटॉन है वो कितने टाइम्स हैवियर होगा इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन्स जो होता है, यहाँ आप नोट बना के इसको कवर कर लेना कि प्रोटॉन्स आर 1837 टाइम्स हैवियर देन, प्रोटॉन्स आर 1837 टाइम्स हैवियर देन किससे, हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के क्या, इलेक्ट्रॉन्स मास, या हम पूरा ले तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन्स मास। प्रोटॉन्स मास आर 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स मास, कि प्रोटॉन का मास इतने टाइम्स हैवी होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो इस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और पिछले वाले तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और यहाँ से बहुत सारी नई बातें मैंने आप लोगों को बताई, आप लोगों ने होप कवर भी किया होगा। अब बारी आती है न्यूट्रॉन्स की। तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी तो बहुत लेट हुई थी, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल था और न्यूट्रल पार्टिकल का पता लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो जब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का कंसेप्ट आया, तब जाके न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। उससे पहले कुछ मॉडल्स दिए गए एटम पे, जो वो हम डिस्कस करेंगे अब। जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, और रदरफोर्ड मॉडल के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बोहर्स मॉडल, जो एक्चुअल मॉडल है या एट प्रेजेंट वर्किंग में है। तो चलिए अभी आप इतना देखिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।